द माफिया ब्रदर्स एपिसोड 6 केटी सवाट्स मैंशन। सुबह की हल्की धूप पॉन्ड के कमरे में आ रही थी। पॉन्ड के कंधे पर अब भी बैंडेज लगी हुई थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने को कहा था। तभी फुविन, मे आई कम इन? पॉन्ड मुस्कुराते हुए कम इन। फुविन ट्री में ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर अंदर आता है। वो बिना कुछ कहे पॉन्ड के सामने बैठकर उसकी बैंडेज ध्यान से चेक करता है। फुविन, दर्द कम हुआ? पॉन्ड, जब से तुम डॉक्टर बन गए हो पहले से काफी कम। फुविन हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो धीरे से नई बैंडेज बांधने लगता है। बैंडेज बांधते वक्त उसका हाथ गलती से पॉन्ड के हाथ से टकरा जाता है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फुविन सबसे पहले नजर झुका लेता है। बैंडेज खत्म होते ही पॉन्ड अपने डेस्क के पास जाता है। रूम के कोने में एक डिजिटल लॉकर था। पॉन्ड उसका पासवर्ड एंटर करने ही वाला था, तभी फुविन रुक जाता है। पॉन्ड, मैं यहाँ हूँ, तुम मेरे सामने लॉकर का पासवर्ड डाल रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? पॉन्ड बिना रुके पासवर्ड एंटर करता है। लॉकर खुल जाता है। अंदर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स और एक ब्लैक पिस्टल रखी थी। पॉन्ड लॉकर बंद करके सीधा फुविन की तरफ देखता है। पॉन्ड शांत आवाज में, जूम के बाद, अगर इस दुनिया में किसी पर भरोसा करता हूँ तो वो तुम हो फुविन। फुविन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसका दिल भारी हो जाता है। फुविन मन में, पॉन्ड, जिस दिन तुम्हें मेरी असली पहचान पता चलेगी, क्या उस दिन भी तुम मुझे इतना ही भरोसा कर पाओगे या फिर तुम मुझसे नफरत करोगे? फुविन चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। पॉन्ड उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देख लेता है। पॉन्ड, क्या हुआ? फुविन जल्दी से मुस्कुराने की कोशिश करता है। फुविन, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। पॉन्ड को उसके जवाब पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। पॉन्ड अपनी शर्ट पहनकर टाई ठीक करने लगता है। फुविन हैरान होकर, तुम तैयार हो रहे हो? पॉन्ड, हाँ, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना ही पड़ेगा। फुविन तुरंत मना करता है। फुविन, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिन आराम करने को कहा था। तुम्हारे कंधे की चोट अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। पॉन्ड हल्की सी मुस्कान देता है। मैं बहुत आराम कर चुका हूँ। हमारी लाइन में ऐसी छोटी मोटी चोट लगती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। फुविन बस एक गहरी सांस लेता है। वो जानता था पॉन्ड अपना फैसला कभी नहीं बदलता। पॉन्ड, फुविन, मीटिंग की फाइल्स ले आओ। ओके। फुविन रूम से बाहर चला जाता है। कमरे में सिर्फ पॉन्ड रह जाता है। तभी पॉन्ड के फोन पर एक अननोन मैसेज आता है। वो स्क्रीन अनलॉक करता है। मैसेज में लिखा था, अननोन नंबर, तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो वही एक दिन तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। बी केयरफुल, मिस्टर किटिसावस्त। पॉन्ड कुछ पल तक मैसेज को देखता रहता है। इतने में फुविन फाइल्स लेकर रूम में वापस आता है। फुविन, ये मीटिंग की फाइल्स। पॉन्ड फोन को पॉकेट में रख देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पॉन्ड, चलें? फुविन, हाँ। दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दरवाजे के बाहर एक अनजान आदमी चुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। एक अंधेरा कमरा, बड़ी स्क्रीन पर पॉन्ड और फुविन की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। अननोन बॉस चुपचाप कुर्सी पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। तो आखिरकार पॉन्ड किटिसावस्त के दिल में फुविन अपनी जगह बना ही चुका है। और जूम की सबसे बड़ी कमजोरी, डंक नटाचाई। वो धीरे से अपने सामने रखी ब्लैक फाइल खोलता है। फाइल के अंदर 2 नाम लिखे थे, टारगेट 01 पॉन्ड किटिसावस्त, टारगेट 02 जूम किटिसावस्त। फाइल बंद करता है और धीरे से खड़ा हो जाता है। अब वक्त आ गया है किटिसावस्त एम्पायर को घुटनों पर लाने का। जब पॉन्ड और जूम टूट जाएंगे तब उनका पूरा माफिया एम्पायर भी बिखर जाएगा। और उस दिन पूरे किटिसावस्त माफिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। कमरे में बैठे सब लोग एक साथ सिर झुका देते हैं। यस बॉस। अननोन बॉस खिड़की के पास जाकर बैंकॉक की रोशनी को देखता है, फिर धीरे से मुस्कुराता है। गेम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं किटिसावस्त ब्रदर्स अपना एम्पायर बचा पाते हैं या सब कुछ खो देते हैं। पॉन्ड और फुविन मीटिंग के लिए मैंशन से बाहर निकलने ही वाले थे। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। तभी जूम सामने आ जाता है। ब्रदर, क्या मैं डंक को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? वो काफी दिनों से सिर्फ मैंशन में ही है, सोचा आज उसे थोड़ा बाहर घुमा लाऊं। पॉन्ड कुछ पल चुप रहता है,
फिर शांत आवाज में कहता है, जूंग, दुश्मन अभी भी हम पर नजर रखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता डंग को कोई नुकसान हो। जूंग बिना हिचकिचाए जवाब देता है, जब तक मैं उसके साथ हूँ मेरे सामने डंग को कोई छू भी नहीं सकता। पॉन्ड उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि जूंग अपना फैसला कर चुका है। वो सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, लेकिन संभल कर। जूंग सिर हिला देता है। पॉन्ड और फुविन मीटिंग के लिए मैंशन से निकल जाते हैं। जूंग फिर सीधा डंग के रूम की तरफ बढ़ता है। डंग्स रूम। डंग खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। नॉक नॉक। डंग मुड़कर देखता है। क्या हुआ? जूंग हल्की सी मुस्कान देता है। तैयार हो जाओ, आज बाहर चल रहे हैं। डंग हैरान हो जाता है। सच? लेकिन कहाँ? जूंग मुस्कुराकर सिर हिला देता है। बस जल्दी से रेडी हो जाओ। डंग के चेहरे पर कई दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। ठीक है। जूंग दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा देता है, मन में, बस आज तुम्हें फिर से हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। जूंग और डंग कार से उतरते हैं। डंग आसपास देखते ही रुक जाता है। डंग हैरान होकर, ये? उसकी आंखों के सामने वही पुरानी बेकरी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। नया बोर्ड, नया इंटीरियर, फ्रेश फ्लावर्स और शेल्फ्स पर नए केक्स और पेस्ट्री सजे हुए थे। बेकरी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। डंग की आंखें भर आती हैं। वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है। जैसे ही स्टाफ की नजर डंग पर पड़ती है, सबके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। स्टाफ, यंग मास्टर डंग, आप वापस आ गए। सब उसके पास आ जाते हैं। डंग मुस्कुरा देता है। डंग, ये सब किसने किया? एक सीनियर एम्प्लॉय मुस्कुराकर जूंग की तरफ देखता है। एम्प्लॉय? जूंग सर ने। बेकरी की पूरी रेनोवेशन उन्होंने करवाई। हर महीने हमें सैलरी भी वही देते हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सर खुद आकर सब ठीक कर देते हैं। डंग एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता। उसकी नजर धीरे से जूंग पर जाती है। जूंग बस शांत खड़ा था, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। डंग धीरे से, तुमने ये सब मेरे लिए किया? जूंग हल्का सा मुस्कुरा देता है। जूंग, ये बेकरी तुम्हारी मुस्कान की वजह थी। मैं इसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता था। डंग जूंग की आंखों में देखता है। डंग कुछ देर तक चुपचाप जूंग की आंखों में देखता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था। डंग मन में, जूंग मुझे यहाँ सिर्फ पापा के 100 मिलियन के कर्ज की वजह से लाया था, लेकिन अब वो मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है? बेकरी को दोबारा खड़ा किया, स्टाफ का ख्याल रखा। क्या सच में सिर्फ कर्ज की वजह से, या इसके पीछे कोई और वजह है? तभी जूंग धीरे से उसके पास आता है। क्या सोच रहे हो? डंग होश में आता है और हल्की सी मुस्कान बनाता है। कुछ नहीं। जूंग उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि डंग को छुपा रहा है, लेकिन वो उसे जोर नहीं देता, बस हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, चलो अभी एक और जगह दिखानी बाकी है। डंग हैरान होकर पूछता है, और कहाँ? जूंग मुस्कुरा देता है। सरप्राइज। डंग सिर्फ धीरे से सिर हिला देता है। दोनों स्टाफ को बाय बोलते हैं। फिर जल्दी आइएगा यंग मास्टर। डंग मुस्कुराकर हाथ हिला देता है। दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद कार धीरे से एक पहाड़ी रास्ते पर रुकती है। जूंग पहले उतरता है और डंग के लिए डोर खोलता है। डंग बाहर कदम रखते ही रुक जाता है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत जगह थी। नीचे नीली झील, दूर तक हरी पहाड़ियाँ, ठंडी हवा और रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बड़ा गार्डन। डंग की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, हैरान होकर, ये जगह इतनी सुंदर, मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंकॉक के पास ऐसी भी कोई जगह है। जूंग डंग के चेहरे की खुशी देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। मुझे पता था तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगी। डंग धीरे से उसकी तरफ देखता है। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची और दिल से निकली मुस्कान थी। डोर पहाड़ी के ऊपर एक ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। उसके अंदर 2 आदमी बिनोक्यूलर से जूंग और डंग को देख रहे थे। अननोन मैन 1, टारगेट दोनों साथ हैं। अननोन मैन 2, इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दोनों हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से निकल जाते हैं। किटी सवास्त मैंशन। रात हो चुकी थी। जूंग की कार मैंशन के गेट के सामने रुकती है। जूंग पहले उतरता है और डंग के लिए कार का डोर खोलता है। दोनों साथ साथ मैंशन की तरफ चलने लगते हैं। कुछ कदम चलने के बाद डंग अचानक रुक जाता है। जूंग भी रुककर उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? डंग कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, आज के लिए थैंक यू। जूंग की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बस सिर्फ थैंक यू?
डंक हैरान होकर पूछता है, और क्या? जूंग धीरे से एक कदम और पास आता है। वो डंक की कमर पकड़ के अपने पास लाता है। डंक की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जूंग उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से अपना चेहरा उसके करीब लाता है। डंक घबरा जाता है। वो हल्की सी शर्माते हुए जूंग को पीछे ढकेल देता है। डंक हिचकिचाते हुए, वो मुझे बहुत भूख लगी है, ये कहकर वो शर्माते हुए जल्दी से मेंशन के अंदर भाग जाता है। जूंग वहीं खड़ा रहकर हंस पड़ता है। जूंग मुस्कुराते हुए धीरे से, इतना शर्माते हो, कब तक मुझसे भागते रहोगे डंक? वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। जूंग मन में, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम खुद एक दिन मेरी तरफ चलकर नहीं आ जाते। जूंग फिर धीरे से मेंशन के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई अंधेरे से उन दोनों पर नजर रखे हुए था। जूंग अपने रूम में जाकर फ्रेश होता है। उसके चेहरे पर आज भी डंक की मुस्कान घूम रही थी। वो हल्की सी मुस्कुराता है। जूंग मन में, कितनों दिनों बाद आज दिल से खुश था। कुछ देर बाद जूंग किचन में जाता है। एक ट्रे में डंक का फेवरेट खाना था और जूस रखता है। वो ट्रे लेकर डंक के रूम की तरफ चलता है। नॉक नॉक, कोई जवाब नहीं। जूंग धीरे से दरवाजा खोलता है। रूम बिल्कुल खाली था। डंक, कोई जवाब नहीं। जूंग बाथरूम की तरफ जाता है। डंक, लेकिन बाथरूम भी खाली था। अब जूंग के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। डंक, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ पॉन्ड और फूविन की मीटिंग अब खत्म हो चुकी थी। रात काफी हो गई थी। पॉन्ड के कंधे की चोट की वजह से वो बहुत थक गया था, इसलिए स्टीयरिंग फूविन चला रहा था। कार शांत सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में पॉन्ड सीट पर ही आंखें बंद करके सो जाता है। फूविन के एक पल के लिए उसकी तरफ देखता है और हल्की सी मुस्कान देता है। फूविन मन में, कितना काम करते हो तुम, खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तभी बस फूविन के फोन पर एक मैसेज आता है। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली। मैसेज लिखा था, अननोन मैसेज, ऑफिस हेडक्वार्टर पर तुरंत मिलो, जल्दी। फूविन का चेहरा सीरियस हो जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त किटिसावस्त मैंशन में एक बहुत बड़ी मुसीबत शुरू हो चुकी थी।